हरियाणा में सरकारी खातों से करोड़ों रुपए गायब होने का मामला अब और ज्यादा गंभीर हो गया है। करीब 590 करोड़ रुपए के इस बड़े घोटाले ने प्रशासन और राजनीति अब दोनों में यह खलचल पैदा कर दी है। एक तरफ जहां एसीबी मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है, तो वहीं सरकार ने अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश भी कर डाली है। इस पर अहम सवालों के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। पिछले कई दिनों से हरियाणा में चर्चा का विषय बने बैंक घोटालों ने प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ा दी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में सरकारी राशि के गबन के केस सामने आने के बाद हरियाणा सरकार सतर्क हो गई है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को उनके बैंक खातों और फिक्स डिपॉजिट से संबंधित जानकारी 3 दिन में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल हरियाणा में निजी बैंकों से जुड़े करीब 750 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पहले चरण में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जांच प्रस्तावित है, जहां 18 सरकारी विभागों से जुड़े करीब 590 करोड़ रुपए के लेन देन में अनियमितताएं पाई गई। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक में भी गड़बड़ियों के संकेत मिले हैं। हालांकि सरकार के खाते में 590 करोड़ रुपए वापस आ चुके हैं, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त कार्रवाई जारी है। हरियाणा में करीब 750 करोड़ से अधिक का बैंक घोटाला उजागर हुआ। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से तार जुड़े हैं। इन बैंकों में सरकारी विभागों के 18 खाते जुड़े हैं। इसमें मुख्य रूप से फिक्स डिपॉजिट के फर्जीवाड़े, शेल कंपनियों के जरिए सरकारी फंड को निजी खातों में ट्रांसफर किया, बैंक कर्मचारियों और विभागीय अधिकारियों के मिलीभगत के संकेत मिले हैं। पंचकुला नगर निगम के करीब 160 करोड़ रुपए की एफडी में फ्रॉड सामने आया है। नगर निगम पंचकुला के तत्कालीन अकाउंटेंट ऑफिसर विकास कौशिक गिरफ्तार। कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर की सबसे पहली गिरफ्तारी हुई है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगभग 590 करोड़ का घोटाला पाया गया, जहां 18 सरकारी विभागों के खातों में अनियमितताएं पाई गई। एसीबी ने जांच के दौरान 100 से अधिक खातों को फ्रीज कर दिया है। अब तक 15 से ज्यादा गिरफ्तारियां, जिनमें बैंक कर्मचारी और विभाग से जुड़े लोग शामिल। इसके बाद हरियाणा सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अगुवाई में सरकार ने पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। ऐसे ही पैसे का पता चला, पहले आईडीएफसी बैंक की बात थी और वो मैं समझता हूँ 3 या 4 दिन के अंदर अंदर ब्याज समेत सरकार ने रिकवर करने का काम किया। चाहे कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो, वो भी पैसा सरकार का आ गया है। लेकिन इस तरीके की कहीं कोई गलती खामी क्यों रही है, किस स्तर पर रही है, कौन लोग जिम्मेदार है, इसके लिए जांच जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे से इस तरीके की कोई भी काम जो है वो ना हो। इसलिए सीबीआई को जांच सौंपी गई है। हरियाणा में क्यों हो रहे बैंक घोटाले, बैंक घोटालों की कहां तक तार, गबन करने वालों पर कितना बड़ा होगा एक्शन, क्या पाई पाई वसूल पाएगी सरकार? हरियाणा की जनता इन सवालों का जवाब जानना चाहती है सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब अहम सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, जिनके ऊपर ये चर्चा केंद्रित होगी, इर्द गिर्द रहेगी। सबसे पहला सवाल यही है कि बैंक घोटाले के तार आखिर कहां तक जुड़ते हैं, कहां तक पहुंचेंगे ये तार? सबसे पहली बात तो ये सवाल नंबर 1 यही है कि आखिर बैंक घोटाले के कहां तक हैं तार। सवाल नंबर 2, बैंक घोटाले में आखिर कौन कौन शामिल है और अभी क्या कार्रवाई हुई और क्या पाई पाई सरकार वसूल पाएगी? ये एक अहम सवाल हो जाता है। ये 3 अहम सवाल आपके सामने जो मैंने रखे हैं, इन सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहेगी। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ेंगे राजनीतिक पार्टियों से, और ये चर्चा का विषय बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि सरकारी पैसा एक सुरक्षित माहौल में रखा जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब इस तरीके की अनियमितताएं देखने को मिले, और पहली अनियमितता देखने को मिली, उसके बाद फिर एक और बैक टू बैक, और दोनों ही मामलों में सरकारी पैसे से जुड़ी हुई अनियमितता नजर आई है। चाहे बात आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एपिसोड की करें या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें पंचकुला नगर निगम की एफडी का 160 करोड़ रुपए था। ये तमाम बातें जो हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं और अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करती हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा आज की हमारी रहने वाली है। तो ये अहम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है, बैंक घोटाले में आखिर कौन कौन शामिल है, और साथ ही साथ सवाल नंबर 3 ये उठता है कि क्या पाई पाई सरकार वसूलेगी? क्योंकि
रणवीर गंगवा कहते हुए नजर आए कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो ये मामला था, ब्याज के साथ सरकार ने पाई वसूली है और अभी फिलहाल आगामी कार्रवाई चल रही है। और ये पूरा का पूरा जो मामला है, अब सीबीआई को इसकी जांच सौंपने की सिफारिश अब राज्य सरकार की ओर से कर दी गई है। बताया जा रहा है कि 100 खाते फ्रीज किए गए हैं। गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं। विभागीय अधिकारियों की एक संदिग्ध भूमिका नजर आती है, बैंक कर्मचारियों की संदिग्ध भूमिका नजर आती है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि कार्रवाई अभी तक इन दोनों प्रकरणों को लेकर हुई। सबसे पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला जो हुआ था, और उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक का जो पूरा एपिसोड, पंचकुला नगर निगम का 160 करोड़ रुपए की एफडी का ये पैसा रहा था। और हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। हमारे साथ वैशाली तोमर प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुकी हैं, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पैनल में नजर आ रहे हैं। विजेंद्र रेड्डी प्रवक्ता एनएलडी हमारे साथ है, प्रद्युम्न जोशीला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। और सबसे पहला सवाल मेरा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से ही रहेगा। अब वैशाली जी, सीबीआई की जांच की सिफारिश राज्य सरकार की ओर से कर दी गई है। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम जांच सख्त करवा रहे हैं इस मामले को लेकर, लेकिन जो अनियमितताएं मिली वो तो एक्सपेक्ट करते हैं आप सीधे तौर पर कि हाँ भाई हम एक्सेप्ट करते हैं कि अनियमितता हुई है। चलिए ठीक है, जांच आप करवा रहे हैं, लेकिन पैसा सिक्योर है या नहीं, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब आम जनता में क्या बात कही? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 590 करोड़ का घोटाला हुआ, उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हमने अब सीबीआई को जांच सौंपने की सिफारिश की। कोटक महिंद्रा में बैक टू बैक, एक के बाद एक। जी नमस्कार बसंत जी आपको, और मेरे साथ पैनल में जितने भी सहयोगी जुड़े हैं उनको भी सादर नमस्कार, और हरियाणा की जनता को वैशाली तोमर का राम राम। जी न्यूज के दर्शकों को और आपको भी और मेरे साथ जो जुड़े हैं पैनल में उनको भी मैं बताना चाहूंगी। और सबसे पहले ये मतलब इनको खुश होना चाहिए कि 590 करोड़ का ये घोटाला था और उसमें से 583 करोड़ रुपए वापस आ चुके हैं। इसको कुछ शब्दों, चंद लाइनों में मैं बता देती हूँ। अगर समंदर सारे शराब होते तो सोचो कितने फसाद होते, गुनाह भी अगर सबाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। दिल में किसी के क्या छुपा है ये तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन अगर दिल बेनकाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। उनकी नजरें, विपक्ष की नजरें, उनकी नजरें न देख पाई अच्छाइयां हमारी, और सोचो अगर सच में खराब होते तो कितने फसाद होते। ये अपना टाइम भूल जाते हैं, कांग्रेस का टाइम भूल जाते हैं। ज्यादा पुराना नहीं, 2008 से 2014 के बीच का मैं बताना चाहूंगी कि कितने बड़े बड़े घोटाले हुए और किस तरह से बैंक की अनियमितताएं हुई, और आज तक भी कितना वो जो रिकवरी, जो उन पैसों की जो रिकवरी हुई वो इनके टाइम में तो कभी नहीं हो पाई। कितने सारे बैंक के बड़े घोटाले सामने आए जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पैसों के ऐसे मामले जो पूरी तरह से कभी भी वापस नहीं आ सके, नहीं भूले होंगे, हम भी नहीं भूले, आप भी नहीं भूले होंगे, और जनता भी नहीं भूली होगी कि 9,000 करोड़ का जो कर्ज लिया गया था विजय माल्या जी के द्वारा, वो किस तरह से, कैसे और कहां भागे और कहां कितना वापस आया कोई भी नहीं जानता। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला था जो 2018 में जब भाजपा की सरकार आई तब वो सामने आया, नहीं तो इनकी सरकारों में किस तरह से एनपीए हुए। 2008 पुरानी बात छोड़िए, अब पुरानी बात छोड़िए, अभी फिलहाल जो एक अहम सवाल है, पुरानी बात छोड़िए। चलिए ठीक है, आप कांग्रेस की बात याद दिला रहे हैं, वैशाली जी कांग्रेस की बात आप याद दिला रहे हैं, चलिए ठीक है, आप घेरते हैं राजनीतिक तौर पर, चलिए अच्छी बात है। अभी फिलहाल सवाल आपसे किया जा रहा है कि भाई पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 590 करोड़ का घोटाला, रणवीर गंगवा कह रहे हैं 590 करोड़ रुपए हमने वापस ले लिए हैं, आप कह रहे हैं 583 करोड़ रुपए वापस लिए हैं, वो कह रहे हैं 590 करोड़ रुपए वापस ले लिए और ब्याज भी लिया साथ साथ। अगर मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सही बोल रहे होंगे, क्योंकि एक फिगर इस तरह से कोट करना, मैं भी मानती हूं कि फिगर कोट करने में उनसे भी गलती हो सकती है, मुझसे भी गलती हो सकती है, क्योंकि मैं भी आप ही के चैनल के माध्यम से ये सुन रही थी कि इतना पैसा वापस आया। लेकिन आप ये देखें, जिस तरह से भाजपा की सरकार, नायब सिंह सैनी जी ने जिस तरह से पहले फाइलें दब जाती थी, लेकिन उन्होंने 24 घंटे के अंदर किस तरह से कार्रवाई की है, किस तरह से घोटाला दोषी हैं उनको पकड़ा गया है, और किस तरह से पैसा वापस आया है, और किस तरह से कार्रवाई हो रही है। और साफ साफ कहा है, चाहे वो बैंक का अधिकारी हो, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई दलाल हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और किस तरह से आपने देखा कि
24 घंटे के अंदर रिकवरी हुई है। तो इतनी बड़ी तादाद में जब इस तरह के घोटाले होते हैं तो जो घोटाले करने वाले भी होते हैं वो भी किस तरह की मेंटालिटी लिए रखते हैं, किस तरह का हाईजैक करके रखते हैं, किस तरह से वो पहले से इन चीजों में एक्सपर्ट होते हैं, तभी वो नकली जो जाली साइन कर लेते हैं, नकली डॉक्यूमेंट्स बना लेते हैं। तो हर चीजों में वो एक्सपर्ट होते हैं और इस तरह की एक्सपर्टीज को तोड़ने के लिए जब एकदम सिस्टम जब काम में आता है तो वो तभी आता है जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जैसी सरकार होती है जो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। आई प्रेस की आपने सख्त कार्रवाई की, आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच की सिफारिश हमने की है। वैशाली तोमर, मुझे आप एक बात बताइए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वैशाली तोमर जी, मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक घोटाला 590 करोड़ आप कह रहे हैं हमने वापस ले लिया और साथ ही साथ सारा पैसा सरकार को वापस मिल चुका है, 18 विभाग। उसके बाद हमने देखा कि पंचकुला नगर निगम की एफडी का 160 करोड़ रुपए बैक टू बैक, इतनी सख्त कार्रवाई हुई, उसके बावजूद भी कोई डर नहीं है। चाहे विभागीय अधिकारियों की मैं बात कर लूं, क्योंकि देखिए अब ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, या फिर कांग्रेस प्रवक्ता की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुरेश रोड जी की जिम्मेदारी नहीं है कि ये चेक करना कि भाई सरकार का पैसा महफूज है या नहीं है, वो तो आपके विभागों के अधिकारी देखेंगे। अधिकारियों की जिम्मेदारी है, माननीय हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप ये भी तो देखें ना बसंत जी कि किस तरह से ईडी ने 19 जगह छापेमारी की है, किस तरह से अब तक 12 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, संबंधित बैंकों को किस तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और पैसा वापसी भी आया है। आपने देखा मूलधन ब्याज लेकर वापिस आया है और पहली किस्त जो इतने बड़े घोटालों में त्वरित रिकवरी हुई है, ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि जब कभी घोटाले होते हैं तो सालों सालों तक चीजें चलती रहती थी और कभी पैसा वापिस नहीं आता था। लेकिन जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उन्होंने कहा था प्राचीर से, लाल किले की प्राचीर से कि ना मैं खुद खाऊंगा और ना खाने दूंगा, तो ये वो सरकार है जिसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी कितने त्वरित होकर काम कर रहे हैं, कितने अकाउंटेबिलिटी के काम कर रहे हैं। और हरियाणा की जनता अनियमितताएं तो मिली, पहले 590 करोड़, उसके बाद एफडी का 160 करोड़, उसके बाद कार्रवाई को एक उपलब्धता बता देना मुझे नहीं लगता कि एक कोई वाजिब बात है। कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं, आपके पास लौटूंगा, वैशाली जी मैं लौटूंगा आपके पास जरूर। सुरेश रोड साहब हमारे साथ हैं। सुरेश रोड जी, अब मुझे एक बात आप बताइए रोड साहब, पहले हमने देखा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आपको तो अच्छे तरीके से पता होगा, उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक का एपिसोड भी आपने अच्छे तरीके से देखा होगा, जाना होगा। मुझे एक बात बताइए रोड जी कि अब अगर ऐसी अनियमितता हो जाती है उसके बाद ये कोई उपलब्धता है कि हमने बहुत तेजी के साथ कार्रवाई की? चलिए कार्रवाई आपने की, अच्छी बात है, लेकिन हुआ क्यों बैक टू बैक? सवाल ये हुआ क्यों? और उसमें सरकारी विभागों के अधिकारी अगर शामिल हैं तो ऐसा कैसे चलेगा भाई? बसंत जी, सही मुद्दे की बात का सवाल मेरे से पूछने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं यही सोच रहा था कि आज तो सुरेश जी खुश है ना, क्या देना चाहिए। नहीं, मैं देखिए हमेशा खुश भी रहते हैं और गंभीर भी होते हैं हर मुद्दे पे वैशाली जी। तो अभी मैं भाजपा प्रवक्ता को सुन पा रहा था, इन्होंने कहा कि इतनी तत्परता से घोटाला नायब सिंह सैनी और मोदी जी की सरकार ने पकड़ा। शायद हमारी बहन जी दो बातों में अंतर या फर्क नहीं समझ पाई। ये तुलना कर रही होंगी कि कभी चोर लुटेरे बैंक में डकैती डाल लेते थे, वो रात को ताला तोड़कर बैंक का शटर तोड़कर अगर पैसा चुरा कर ले जाते थे, उस घटना को पकड़ने में पुलिस को टाइम लग जाता है। ये एक सच्चाई है, क्योंकि चोर का कोई पता नहीं होता, कोई ट्रेन में चढ़ के कहीं दूसरे शहर में भी चला जाता है, उसमें हफ्ता 10 दिन महीना साल भी लग सकता था, क्योंकि चोर लुटेरे साथ ही रोते थे। ये वो घटना है कि जब आप बैंक को लूटते थे या डकैती डालते थे, लेकिन यहां पर तो सरकार ने डकैती डाल दी है। आप क्यों नहीं पकड़ेंगे सेकंडों में या मिनटों में? क्योंकि आपको तो पता है आपका सरकारी पैसा कहीं गया हुआ है। इन्होंने कहा पहले ऐसे घोटाले होते थे, लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था कभी इतना खराब नहीं था कि बैंकों में ऐसे घोटाले चोर लुटेरे कर पाए। किसी भी पार्टी की सरकार में इक्का दुक्का अगर घटना होती थी, हम उससे इनकार नहीं करते, राजनीति से ऊपर उठ के, तो हमारी पुलिस फोर्स उसको पकड़ती थी, सजा देती थी, माननीय न्यायालय के कटघरे में उसको खड़ा कर देती थी अपराधियों को। लेकिन ये बात पहली बार आई है वसंत जी, जो आपने मेरे से पूछा
कि सरकारी पैसा, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोगों का तो काम नहीं था पहरा देना कि सरकारी पैसा कहाँ है। मैं आपकी बात को ही बड़ी कर देता हूं, अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभाते हुए, मैं भी और रेडू जी भी या हमारी पार्टियां भी सरकारी पैसे के ऊपर अगर नजर लगा के देखती भी सही, तो हम शायद इन बैंकों में नहीं जाते जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भर के छोड़ दिए थे, चाहे वो महिंद्रा कोटक बैंक हो या वो अपना IDFC हो जिसमें 590 करोड़ का घोटाला हुआ। क्यों नहीं जाते हम इन बैंकों की तरफ? क्योंकि सरकारी पैसा तो आपने SBI बैंक में रखना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उसके नेताओं को क्या लालच था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, सरकारी बैंकों को छोड़कर आप महिंद्रा बैंक या दूसरे प्राइवेट बैंकों के अंदर पैसा सरकार का डाल रहे हो? आप अपना डाल लो। आपके पास CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, कोई आपसे पूछ नहीं सकता। बड़े बड़े घोटालेबाज भी अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उनको भी पूछने की हिम्मत नहीं है आपकी एजेंसियों को। और आप तो सत्ता में सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए हो, सरकारें चला रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने प्राइवेट बैंकों की तरफ सरकारी पैसे का डालने का रास्ता निकाला है, तो दाल काली वहीं से नजर आती है। इसकी जवाबदेही सरकार की बनती है। मुख्यमंत्री स्पष्ट करें कि उन्होंने पंचकूला, जो चंडीगढ़ से सटा हुआ है, जिसको हम राजधानी बनाने की बात करते हैं, वहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट आपने प्राइवेट बैंक में डाल दिया। और बात वसंत जी यही खत्म नहीं होती। जो पैसा जनता की भलाई पर लगना था, विकास कार्यों पे लगना था, तो जो पैसा इन्होंने डाल तो दिया प्राइवेट बैंकों में, वहां से भी हवाला के जरिए मिसयूज हो गया। जाना A पे था, चले गए वो B के पास। तो आप किस तरीके से विकास कार्यों को संपन्न करा पाए होंगे? क्या जो आंकड़े आप देते थे कि सरकार में सही काम हो रहा है, क्या वो बेईमानी के आंकड़े नहीं है? विधानसभा के पटल पर भी आज हरियाणा की जनता ये सोचती है इन घोटालों के बाद कि जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मंत्री जवाब देते हैं हमारे विपक्ष के नेताओं के सवालों में, तो वो सारे के सारे झूठे और बेबुनियाद हैं। नहीं, कांग्रेस की तरफ से बात कही गई कि भाई इस पूरे मामले की जांच आप CBI को सौंपिए। कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई रोड साहब की, जब ये मामला सामने आया। भूपेंद्र हुड्डा भी ये बात कहते हुए नजर आए थे कि भाई सरकार आखिर क्यों डर रही है CBI को जांच सौंपने से? अगर सरकार को लगता है कि भाई इसमें बैंक की कमी है तो तुरंत CBI को जांच सौंपे। अब सरकार कह रही है कि हमने CBI को जांच सौंपने की सिफारिश कर दी केंद्र सरकार से। देखिए, हमारे नेताओं ने जो कहा, हम उस स्टैंड को दोबारा से दोहराते हैं कि आपने करनी भी चाहिए। और मैं स्पष्ट आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं, इसमें बैंक या बैंक के कर्मचारी ही दोषी नहीं है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के, मैं वही बात कहना चाह रहा था कि आप सरकार के पैसे को प्राइवेट बैंक में दे रहे हो तो आपकी दाल काली तभी नजर आने लगी थी। चोर की दाढ़ी में तिनके की बात तभी नजर आने लगी। आप लाल किले से बेशक बोलते हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी ने कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इन्होंने जिक्र भी किया विजय माल्या का, मेरे को यह बात याद करा दी। चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, नरेंद्र मोदी जी के कड़े संरक्षण के बावजूद के बाद ही वो लोग भागने में सफल हुए हैं देश छोड़कर। कांग्रेस की सरकारों ने कभी किसी ऐसे धन्ना सेठ को ओबलाइज नहीं किया जिसने अगर देश की जनता का पैसा लूटा, उस पर कभी सरकारें मेहरबान नहीं रही। मैं राजनीति से ऊपर उठकर यह बात भी कहता हूं कि कांग्रेस से अलग किसी और पार्टी की भी सरकार अगर देश में रही है, उन्होंने भी इतना भ्रष्टाचार को संरक्षण कभी नहीं दिया जो इस समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगा मैं, जी आपके पास मैं लौटूंगा। चलिए, खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात कहने वाले प्रधानमंत्री, ठीक है, आपके पास लौटूंगा। विजेंद्र रेड्डी जी हमारे साथ हैं। रेड्डी साहब, एक बात बताइए, अब ये जो पूरा का पूरा प्रकरण देखने को मिला, 2 एपिसोड बैक टू बैक हो गए, और ज्यादा हैरानी जब होती है कि सबसे पहले IDFC फर्स्ट बैंक का मामला सामने आया, 1 महीना बीता नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक वाला पूरा एपिसोड आपके सामने आया,
और बैक टू बैक जब इस तरीके के प्रकरण हो तो क्या हरियाणा की जनता में ऐसा भाव नहीं होगा? क्या विजेंद्र रेड्डी ये नहीं सोचते हैं कि भाई जब सरकारी पैसा बैंक में सुरक्षित नहीं है, अगर रेड्डी साहब अपने कुछ हजार रुपए अगर बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं तो रेड्डी साहब के पैसे की जिम्मेदारी कहां है भाई? रेड्डी साहब के पैसे क्या सेफ है या नहीं है? बसंत जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय हिंद। बिल्कुल सही बात है। आज बसंत जी, हरियाणा प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है जी। न बैंकों के पैसे सुरक्षित है और न ही समाज में व्यक्ति सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है और न हमारी महिलाएं सुरक्षित है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जब आईडीएफसी बैंक में 590 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और उसकी जब जांच बिठाई गई, उसमें जो व्यक्ति पकड़े गए जिनकी संदिग्ध अवस्था वहां पर उभर करके सामने आई और कुछ लोगों की ये भी आई कि वो फॉरेन में जाकर के ऐशोआराम कर रहे हैं, इतना सारा पैसा उन्होंने इधर उधर उड़ाने का काम किया गया। और एक छोटे अधिकारी, छोटे लोग, उनके नाम ये लगाया गया कि इन व्यक्तियों ने इस पैसे को इधर उधर करने का काम किया गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट के आदमियों से कि भाई जो सरकार का पैसा है, जो कि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है कि उसको प्राइवेट में बैंक में नहीं डाला जाएगा, और आईडीएफसी हो चाहे कोटक महिंद्रा बैंक हो, ये हरियाणा प्रदेश में इतने बड़ी ब्रांचेस नहीं है, इतने बड़े बैंक नहीं है। आईडीएफसी बैंक की तो मेरे ख्याल से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ब्रांच भी अब तक नहीं बनी हुई होगी। कोटक महिंद्रा की तो हम फिर भी देखते हैं, लेकिन आईडीएफसी की ब्रांचेस नहीं है अभी तक, पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर नहीं है। एक इस लेवल के बैंक में इतना बड़ा अमाउंट जब गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा उसमें डिपॉजिट करती है, जबकि उसको सरकारी बैंक में करना चाहिए था, तो यहीं से इसमें एक करप्शन की, एक भ्रष्टाचार की बू आना शुरू हो जाती है। और वो पैसे को डाल करके उसमें इसीलिए डाला जाता है ताकि बड़े बड़े नेता लोग अपनी आपसी मिली भगत से उस पैसे से अपना पैसा कमाया जा सके। पैसा गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिया। ये कह रहे कि हमारा 583 करोड़ रुपया वापस मिल गया। इस 583 करोड़ तो आपको वापस मिल गया, लेकिन जो 560 करोड़ रुपया गया था उसके एवज में जब वो दूसरे शेयर मार्केट में लगाया गया है वो पैसा, जैसा सुनने में आया है, या कहीं उसके और ज्यादा हाई रेट पर एफडी करवाने का काम किया गया है। पहला क्वेश्चन बसंत जी ये बनता है कि आपने जिस एफडी रेट के ऊपर ये पैसा आईडीएफसी बैंक में जमा करवाया या कोटक महिंद्रा में जमा करवाया, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका तय हुआ उस बैंक की तरफ से, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपने ले लिया, लेकिन उस पैसे के बदले में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के या शेयर मार्केट में लेकर के इलीगल तरीके से जो पैसा कमाया गया, वो पैसा कितना कमाएगा और किसने उस पैसे को कमाने को अथराइज करने का काम किया, कितने करोड़ों रुपए उसके ऊपर ऐसा बनाया गया कि भाई वो पैसा कमा करके वहां से निकल गए और उन्होंने पैसा भी वापस जमा करवा दिया। अब पैसा जमा वापस हुआ है तो किन किन लोगों ने ये पैसा जमा वापस करवाया? क्या आईडीएफसी ने गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया, कोटक महिंद्रा ने गवर्नमेंट को रिटर्न कर दिया, लेकिन ये पैसा किस किस के पास गया था और इस पैसे से उन्होंने कितना कितना और पैसा बनाया, उस पैसे का क्या हिसाब जनता के सामने रखने का काम किया, क्या जनता को देने का काम किया गया, और क्यों इस प्रकार से इनको चेंज करने का काम किया गया? अभी हमारी भाजपा की प्रवक्ता कही कि विपक्ष तो खुश होना चाहिए। भाई हम खुश तो रहते, लेकिन यदि सरकार के पैसे का ऐसे दुरुपयोग होगा, जिस प्रदेश में सरकारी पैसा सुरक्षित नहीं है, जैसा अभी आपने भी कहा बसंत जी, विजेंद्र रेड्डी के 1000 रुपए इधर उधर हो गए तो विजेंद्र रेड्डी तो मारा जाएगा बेचारा। तो कैसे हम भरोसा करें बैंकों के ऊपर जब सरकार का ही पैसा सुरक्षित नहीं है? तो आम जनता के अंदर भी एक भय का माहौल है और कहीं ना कहीं इस तरह के एक दो और घोटाले। ठीक है रेड्डी साहब, ओके, आपके पास लौटूंगा मैं। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और प्रद्युमन जोशीला जी, एक बात मैं समझना चाहता हूं कि जब सरकारी बैंक में पैसा डालने की बात आती है तो एक बात अमूमन आ जाती है एक आम आदमी के मन में, चलिए ठीक है सरकारी बैंक में अब पैसा डाल देते हैं, पैसा सेफ रहता है सरकारी बैंक में। अब ये तो बात आदमियों के मन में रहती है, व्यक्तियों के मन में रहती है, लेकिन एक बात जो होती है वो ये कि भाई
थोड़ा कामकाज स्लो है, थोड़ी प्रक्रिया स्लो है, इसलिए आप प्राइवेट बैंक का रुख करते हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक भी अब सुरक्षा की कोई गारंटी देगा नहीं देगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि 2 एपिसोड बैक टू बैक हो गए हरियाणा में। देखो, निश्चित रूप से एक तरफ तो चाहे केंद्र की सरकार हो या हरियाणा की सरकार, हाँ, डिजिटल इंडिया और डिजिटल हरियाणा के बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे करती हैं। सरकारें ये कहती हैं कि हम कैशलेस पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं, नगद लेन देन बंद करो और जो है बैंकों से ऑनलाइन जो है अपनी ट्रांजैक्शन करो। हाँ। इतने लंबे चौड़े दावे, यहाँ तक कि कोई रजिस्ट्री करवाता है, पहले नगदा नगदी हो जाती थी, अब वहां भी जो है आप बैंक के माध्यम से चेक दो अपना या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराओ। इसका सीधा मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकों में आप रखो और बैंकों से ही लेन देन करो। एक तरफ तो सरकार इतनी गंभीर बात कहती है और दूसरी तरफ उन बैंकों में जब सरकारी पैसा ही सेफ नहीं है तो आम आदमी की क्या औकात है कि उसका पैसा सेफ रह जाएगा। हमने बहुत बार, ये तो 2 ये मामले हैं, इससे पहले भी बहुत बार इस तरह की देखे हैं कि बैंकों में ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, लेन देन करते समय ऑनलाइन लोगों को चपतें लग जाती हैं। उनमें बहुत से ऐसे मामले हैं जिनका पुलिस के पास भी कोई लोग भागते रहते हैं एक थाने से दूसरे थाने में दरखास्त देने के लिए, कोई उनकी दरखास्त लेने वाला तक भी नहीं है। सरकार अपनी ही जुबान से बार बार फिर रही है, जो सरकार को करना चाहिए ऐसा कुछ नहीं कर रही। इस पूरे मामले में प्रदेश की सरकार टोटली फेलियर है। भले ही उसने पैसे वापस ले लिए, नहीं ले लिए, लोग पकड़े गए। सबसे बड़ी बात यह है कि 590 करोड़ रुपए क्या वो एक दिन में या 2 दिन या 5 दिन या 10 दिन में वो घोटाला हो गया क्या? इतने दिन, और बैंक में आप भी पैसे लेने जाते होंगे, हम भी जाते हैं, जो और प्रवक्ता साथी बैठे वो भी जाते होंगे। एक बार अगर किसी को स्लिप भर के देते हैं तो वो एक जगह से पैसे नहीं मिलते, वो 2-3 जगह तो उसको बाकायदा जो है वो चेक किया जाता है। हाँ। उसके बाद वो पैसे देते हैं हमारे को, हमारे ही पैसे। और ये तो सरकारी पैसा है और प्रदेश की सरकार भी बार बार ये कहती है कि सरकारी पैसे को हम सरकारी बैंकों में जमा कराते हैं, तो उन्होंने प्राइवेट बैंक में क्यों जमा करवाए? क्या एक आदमी की इतनी हिम्मत है कि वो करवा देगा? या ये जो 12 आदमी पकड़े गए हैं, क्या इन्हीं 12 आदमियों ने टोटल ये 590 करोड़ का घोटाला कर दिया? अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते कुछ हैं, बनता कुछ है। हकीकत ये है आज के दिन, पिछले कई सालों से जो चर्चा विशेषकर विपक्ष के लोग कहते हैं, वो सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ रही है कि हरियाणा में अफसरशाही हावी है। जब तक अफसरशाही पर सरकार का कंट्रोल नहीं होगा तब तक इसी तरह के घपले घोटाले आए दिन देखने और सुनने को मिलेंगे। ये तो केवल 2 बैंकों की बात है। अगर सरकार सही ढंग से देखेगी तो पता नहीं कितने घोटाले उजागर हुए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये हो क्यों रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मैं बताऊं, आज प्रदेश की हालात ये है कि भय नाम की कोई चीज है ही नहीं। ना अफसरों में सरकार का कोई भय, ठीक है, ना जो भ्रष्टाचार करते हैं उनमें सरकार का कोई भय, ना गुंडागर्दी करने वालों में पुलिस का कोई भय। जब तक भय नहीं रहेगा तब तक इस तरह का वातावरण प्रदेश में बनता रहेगा। इस तरह के घपले घोटाले आए दिन। वैशाली जी से मैं जवाब ले लेता हूं, वैशाली जी से जवाब ले लेता हूं। ठीक है प्रद्युम्न जी, आपके पास मैं लौटूंगा प्लीज। वैशाली जी से जवाब ले लेता हूं। वैशाली जी, आपने कांग्रेस प्रवक्ता को, अरोड़ा साहब को सुना, रेड्डू जी को आपने सुना, जोशीला जी को आपने सुना। जवाब आपसे मैं चाहूंगा, उसके बाद एक अहम सवाल जो मेरे जहन में वो पूछूंगा। पहले आप जवाब दे दीजिए प्लीज। जी देखिए, जवाब में तो मैंने पहले भी कहा और अभी भी फिर से कह रही हूँ, ये जो सरकार है, विपक्ष कितना शोर मचा रहा है, जितना ज्यादा शोर मचा रहा है उससे साफ साफ पता चलता है कि उनके पास मुद्दे है ही नहीं, बस आरोप ही आरोप हैं। चलिए, मैं मानती हूँ कि विपक्ष का जो काम होता है, बसंत जी और आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि विपक्ष का जो काम होता है वो आरोप लगाना ही होता है। वो इस तरह की राजनीति करनी होती है कि वो अपना काम करते हैं। और मैं मानती हूँ कि चलो ये अपना काम बहुत बेहतर तरीके से भी कर रहे हैं, लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो ऐसी नहीं है। एक ही चीज को रिपीटेड करते रहे तो बहुत जल्दी बोर हो जाती है। आजकल की जो जनरेशन है उसको एकदम ट्रांसपेरेंसी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, उसको अलग तरह की मेंटालिटी चाहिए। ये नहीं कि बस आप हर समय रोना ही रोते रहें। वो भी जानते हैं, आप देखते होंगे कई बार क्या होता है, किसी के अकाउंट में अचानक ही 8 करोड़ रुपए आ गए,
होता है ना, जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक नई तरह की तकनीक को लेके काम कर रहे हैं, इससे साफ पता चलता है, आजकल के युवा को साफ पता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है, किस तरह से आज, पहले क्या होता था कि इतने घोटाले होते थे कि एक टेंडर मिलता था, वो टेंडर कभी जमीनों तक, कभी सड़कों तक पहुंच ही नहीं पाता था। आज आप देखें कि माननीय नितिन गडकरी जी ने कितना अच्छा काम किया है कि किस तरह से हाईवे और किस तरह से इंफ्रा का विस्तार हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर बैठकर कह देंगे कुछ भी नहीं हो रहा है। डिरेल मत कीजिए प्लीज, आप सुनिए, डिरेल मत कीजिए। जब आप सवाल पूछ रहे हैं, आप मेरी बात तो सुने ना पहले। जब आप सवाल पूछ लेते हैं, फिर उसके बाद आप जवाब नहीं देने देते। अब आप एक बात बताइए, जब आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं तो मैं उसको किसी तरह से तो क्लियर करूंगी ना। अब क्लियर करने में मैं ये बताऊंगी कि पहले किस तरह के काम होते थे और अब किस तरह के काम होते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कांग्रेस की बात ना करें, जब कांग्रेस की भी बात नहीं कर रहे, फिर अपनी बातें बता रहे हैं, वो भी नहीं बताने दे रहे हैं, तो फिर बताए कैसे? बताए अपने आप को किस तरह से आप भी प्रूव करेगा कि मैं बताता हूँ किस तरीके से प्रूव कर रहा हूँ आपको। मैं बता तो रहा हूँ आपको मैडम वैशाली जी, मैं बताता हूं किस तरीके से आप प्रूफ करें। अब आपने ये बात कही कि नितिन गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप रोड बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप विकास कार्य कर रहे हैं। आपको सत्ता में लाने का मकसद जनता का यही है कि आप काम करें, आपको कुर्सी तक पहुंचाने का जनता का मकसद यही है कि आप काम करें, आप विकास करें। सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने विकास कार्य गिनवाए, बिल्कुल सही बात है। आपने ये कहा कि भाई विपक्ष निराधार आरोप लगाता है, मैंने मान लिया विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, मैंने मान लिया आप कहते विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, ये आपके राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप है। मुझे इन आरोप प्रत्यारोपों में नहीं जाना है। एक पत्रकार, एक हरियाणा का नागरिक होने के नाते मैं बस आपसे यह समझना चाहता हूं कि सरकार का पैसा, सरकार का कोई अपना पैसा नहीं होता है, वो सारा हमारी जेब से गया हुआ एक कर होता है, आपकी जेब से भी कर जाता होगा, टैक्स जाता होगा, वो सरकार का पैसा बनता है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सरकार के पास जब जनता के पूरे पैसे को अच्छे तरीके से रखने की जिम्मेदारी जब होती है, तो क्यों टाइम टू टाइम ऑडिट नहीं हुआ? क्यों वो जो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी थी कि टाइम टू टाइम ऑडिट होना चाहिए, सरकार का पैसा, चले ठीक है आपने प्राइवेट बैंक में डाला, अभी उस पैसे की क्या अपडेट है, क्या अपडेट है, क्या सही तरीके से पैसा बैंक में मौजूद है या नहीं, उस पर डिबेट हो रही है। विकास कार्य आप करा रहे, बहुत अच्छी बात है, आप कराइए, लेकिन आप इस चीज से नहीं बच सकते हैं कि ये नहीं हुआ, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि हुआ है। कार्रवाई आपने की बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सेप्ट आपको बहुत करना पड़ेगा मैडम। अब मैं बोल लूं? जी बताइए। देखिए बसंत जी, बिल्कुल एक नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका दायित्व बनता है आप पूछें, लेकिन हम भी, मैं उसका जवाब देना चाहूंगी और मैं आपसे उम्मीद करूंगी आप मुझे बीच में रोकेंगे टोकेंगे नहीं, ठीक है? देखिए मैं विस्तार से बताती हूँ आपको, जिस तरह से हम कई बार डिबेट में बैठते हैं, लेकिन आपके खुद टेक्निकल इशू की वजह से हमारी वॉइस क्लियर नहीं होती, हमारा फ्रेम कभी क्लियर नहीं होता। इस तरह से हम आरोप तो नहीं लगा सकते कि आप अच्छा चैनल नहीं चला रहे हैं, आज किस तरह से टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। उसी तरह से मैं ये भी नहीं बताना चाहूंगी कि मैं 2000 से चलिए शुरू करना चाहूंगी, बहुत पुराना तो छोड़ दीजिए। मैं ये भी नहीं बताना चाहूंगी कि 2001 में डालमिया शेयर घोटाला हुआ 595 करोड़ का। मैं ये भी नहीं बताना चाहूंगी कि 2001 में कांग्रेस की सरकार में यूटीआई घोटाला हुआ 32 करोड़ का। 2001 में ही कैतन पारिक प्रतिभूति घोटाला हुआ 1000 करोड़ का। 2002 में संजय अग्रवाल पूर्व निवेशक घोटाला हुआ 400 करोड़ का। 2003 में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज घोटाला हुआ 120 करोड़ का और 2003 में स्टाम्प घोटाला हुआ 2000 करोड़ का और 2005 में घोटाला हुआ आईपीओ कॉरिडोर घोटाला 1000 करोड़ का और 2005 में बिहार बाढ़ आयोत घोटाला हुआ 17 करोड़ का। अब आसपास की बात बता देती हूँ, चलिए बहुत पुराना भी आप अगर नहीं सुनना चाहते तो 2009 और 10 के ही बता देती हूँ कि 2009 में चावल निर्यात घोटाला हुआ 2500 करोड़ का, उड़ीसा घोटाला हुआ खनन घोटाला 2500 करोड़ का, झारखंड खदान घोटाला हुआ 4000 करोड़ का और जाने कितने घोटाले ऐसे हैं जो मुझे याद भी नहीं है कि टाइम में बोलूं। बस एक सेकंड मैं आ रहा हूं रेडू जी, आपके जो आपने मुझसे सवाल पूछे मैं उनका रिप्लाई तो कर दूं एटलीस्ट। और सब एक सेकंड में आपके पास में लौटूंगा जरूर। अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बोल रही हैं और बीजेपी पार्टी प्रवक्ता अपना जवाब अच्छे तरीके से एक बार रख ले, उसके बाद मैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ जरूर जाऊंगा। जी वैशाली जी कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं बिल्कुल भी नहीं उन विषय में बात करना चाहूंगी कि इस तरह से कितने घोटाले हुए, 18,957 करोड़ के घोटाले में नहीं बात करूंगी उस बारे में, क्योंकि हम जिम्मेदार नागरिक हैं और जिम्मेदार सरकार है और जिम्मेदारी से बात करते हैं। तो मैं अपनी सरकार की बात करूंगी, मैं नहीं बात करूंगी कि किस तरह से काला धन, किस तरह से 8000 करोड़ रुपए सैन्य राशन घोटाला में नहीं बात करूंगी।
नहीं, मैं नहीं बात करूंगी कांग्रेस की, क्योंकि आप नहीं बात करना चाह रहे। मैं नहीं बात करूंगी कांग्रेस सरकार की। मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं कि आप कांग्रेस की खामियां मत गिनाइए। नहीं बात करना चाह रही, मेरा एक नहीं बात करी कांग्रेस सरकार की, नहीं कर रही हूँ। आपके पास में लौटूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा। इसी बीच एक बड़ी जानकारी हम बता दें दर्शकों को, इस समय की एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट है। चंडीगढ़ में अनुशासन समिति की मीटिंग लगातार चल रही है। समिति के सामने एमएलए शैली चौधरी ने अपना पक्ष रखा है। जींद एनसीआर हरियाणा से बोली है कांग्रेस एमएलए शैली चौधरी। अनुशासन कमेटी के सामने अपनी बात रखी है और पूरे प्रदेश को यह पता है कि कांग्रेस की गुटबाजी जो है वो क्या है। पूरे प्रदेश को पता है कांग्रेस की गुटबाजी के बारे में। ये बात कहती हुई शैली चौधरी नजर आई है। गलत आरोप लगाया गया है, ये बात शैली चौधरी ने कही और साथ ही ये बात भी उन्होंने कही कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट उन्होंने नहीं किया। गलत आरोप लगाया गया है क्रॉस वोट का, ये बात शैली चौधरी ने कही है। अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के माध्यम से अब देखने की बात ये होगी कि उन तमाम कांग्रेस विधायकों पर क्या एक्शन लिया जाता है जिनके वोट आखिर क्रॉस हो गए। क्योंकि अब कई विधायक सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि हमने क्रॉस वोट नहीं किया। हालांकि बैठक जारी है, मीटिंग के बाद साफ होगा क्या एक्शन लिया जाता है। मैम, आप आज मिलने आई कमेटी के साथ, बैठक थी अनुशासन कमेटी की, क्या कुछ बातचीत हुई बैठक में? बैठक में उन्होंने हमसे जो भी पूछा है मैंने जवाब दिया है। सारी बातें यहाँ नहीं हो सकती हैं। बाकी हमने यही बोला है कि जो पहले बोल चुके हैं बार बार थोड़ा बदलेंगे। जो कहा है कि वोट दिया है तो दिया। लेकिन जो आरोप लगाए गए, जो एजेंट वहाँ पर मौजूद थे, उनकी ओर से कहा कि हमने वोट देखा, हमारे सामने क्रॉस वोट हुआ। सीधा जो आरोप है, स्पष्ट आरोप लगाया गया। देखिए, आरोप तो कभी तो 4 के लिए बोलते हैं, फिर 2 दिन बाद 5वां नाम आ जाता है, 4 को गायब भी कर दिया है। तो सारे नाम बताएं ना। फिर हमारी वोट देखी है सिर्फ उन्होंने, कि हमारी वोट देखी है, जो वोट खराब की है वो नहीं देखी है क्या? लेकिन आज बैठक हुई तो कमेटी की ओर से भी आपको कुछ कहा कि आपने अपना पक्ष रखा, उन्होंने भी आपसे कुछ कहा इस बारे में? नहीं, उन्होंने हमारी बात को पूरे ध्यान पूर्वक सुना है और आगे हाईकमान को लिख करके दिया। अगर कार्रवाई होती है तो क्या दिल्ली तक भी आप अपनी बात रखेंगे? अगर दिल्ली हमें बुलाया जाएगा तो हम बात रखेंगे। एक आखिरी सवाल है, क्या पार्टी में ऐसी कोई अंदरूनी समस्या पहले चल रही थी जिसको लेकर इस तरह के आरोप आपके ऊपर लगे हैं, जो अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर आरोप लगे हैं? गुटबाजी, पसंद नापसंद का खेल है। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, क्योंकि आप तो पहले विधायक रह चुकी हैं, अपना कार्यकाल पूरा किया, अब दोबारा आप जीत कर आई हैं, उसके बाद भी गुटबाजी क्या हावी है पार्टी पूरा हरियाणा जानता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। शुक्रिया। तो ये थी कांग्रेस विधायक शैली चौधरी जो अनुशासन कमेटी की बैठक में पहुंची थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी है और साफ तौर पर कहा कि पार्टी में गुटबाजी जो है वो पूरा हरियाणा जानता है और उसी को लेकर जो है इन विधायकों को निशाना बनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ विजय राणा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो चलिए इसी के साथ अब चर्चा में वापस लौटते हैं। शैली चौधरी जो अपना पक्ष रख रही थी, अभी फिलहाल शैली चौधरी जो अभी फिलहाल कहते हुए नजर आए, वो तो हमने आपको सुनवाया कि भाई कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से ये पूरा का पूरा क्रॉस वोटिंग से जुड़ा हुआ मामला देखने को मिला है, अब उसके बाद ये चर्चा बहुत ज्यादा इस बात की हो रही है कि आखिर विधायकों ने क्रॉस वोट किया, क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो देखा जाएगा। फिलहाल वैशाली जी हमारे साथ है। वैशाली जी, बात पूरी कीजिए। जी बस बसंत जी, मैं आप ही की बात का सम्मान रखते हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता साथी और इन लिल्ला कोई साथी प्रवक्ता का सम्मान रखते हुए ये बताना चाह रही थी कि जो इस तरह से सिलसिलेवार इतना जनता का पैसा लूटा गया, इतना जनता का पैसों का घोटाला हुआ, मैं उस पर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। मैं अपनी जिम्मेदार सरकार की बात करूंगी। मैं ये बता रही थी कि जो 990 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ उस पर बीजेपी का साफ स्टैंड है कि किसी को भी नहीं बचाया जाएगा और ना ही बचाया जा रहा है। 590 करोड़, वही मैंने कहा। जिस तरह से मैंने बताया, पहले भी बताया और अभी फिर से बता रही हूँ कि अगर कांग्रेस की तरह भाजपा सरकार अगर सच में खराब होती तो सोचो कितने फसाद होते। जिस तरह से इन्होंने सिलसिलेवार तरीके से अब तक जनता को लूटा ही था। भाजपा सरकार आने के बाद ट्रांसपेरेंसी आई। माननीय मोदी जी ने कहा ना खुद खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज आप
जाकर देखें कि किस तरह से बीच में से दलाली को खत्म किया गया, किस तरह से बीच में जो इस तरह के लोग होते थे जनता के पैसे को लूटते थे। जनता का पैसा सिर्फ जनता के काम आना चाहिए, ये सिर्फ भाजपा सरकार ही सुनिश्चित कर रही है और उससे ही रिलेटेड काम कर रही है। लेकिन आप ये किसी के ब्लड में ही भ्रष्टाचार हो। मैंने जैसे पहले भी कहती रहती हूँ और फिर से कह रही हूँ कि अगर हम सोचें कि सब कुछ शासन प्रशासन और सब कुछ ऐसे छोड़ दिया जाएगा, भ्रष्टाचार जो खुद के खून में घुसा हुआ है, जो पहले से लोग लगे हुए, वो कहां पर जाइएगा? उनको चलिए ठीक है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ में जाऊं, कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ में जाऊं, उससे पहले बस एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहूंगा, एक बहुत छोटा सा संक्षिप्त में एक उत्तर चाहूंगा मैं आपसे वैशाली तोमर जी, वो ये कि आपने अब सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपने की बात कही है, सिफारिश कर दी गई आपकी तरफ से, बहुत अच्छी बात है, आपको इसके लिए साधुवाद। अब ये इस बात का भी एक प्रमाण के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि सरकार कार्रवाई से घबरा नहीं रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मैं बस ये आपसे पूछना चाहता हूं मैडम कि अनियमितता हुई है, जरूर गड़बड़ी तो हुई है, ये मानती हैं आप या नहीं? देखिए, आप एक बात सुने, इस तरह के मान लेने से या इस तरह के कहने से भी क्या होगा, आप बताएं। यूं कह देने से भी क्या होगा कि गलती तो हुई है, वो तो जग जाहिर है, वो गलती उन लोगों ने की है, उन लोगों ने की है जिनको जिम्मेदार पद पर बैठाया जाता है। चलिए ठीक है, मेरा बस यही सवाल था आपसे। अब मैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, ओके वैशाली मैडम, ओके, मैं आपके पास लौटूंगा जरूर। कांग्रेस प्रवक्ता लगातार सुरेश रोड साहब हमारे साथ मौजूद है, बोलना चाह रहे थे, बीच में उंगली भी उठा रहे थे। जी रोड साहब बताइए। जी वसंत जी, नरेंद्र मोदी जी का गुणगान किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के द्वारा। मैं ये बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म की सबसे पवित्र भूमि सियोंग से हरियाणा में है कुरुक्षेत्र, जिसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अभी व्याख्यान किया गया कि वो उन्होंने लाल किले से मोदी जी आज चलिए ठीक है, अभी फिलहाल आपका जो ऑडियो है वो ठीक से मिल नहीं पा रहा है, इसे ठीक कराता हूं। अभी फिलहाल विजेंद्र रेड्डू साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ठीक है, रोड साहब आपके पास लौटूंगा, मैं इसे ठीक कराता हूं, आपके फ्रेम और ऑडियो को ठीक कराते हैं। रेड्डू साहब बोल रहे हैं, रेड्डू साहब बताइए। देखिए बसंत जी, जिस प्रकार से बैक टू बैक घोटाले हो रहे हैं और ये एक सेठी बटोरने का काम करते हैं कि हमने पकड़ लिया, हमने पैसा वापस ले लिया, क्यों इससे उठता है कि आपने पकड़ लिया, फिर घोटाला दूसरा निकल करके आ गया, फिर वो पकड़ लिया, फिर तीसरा निकल करके आ गया, तीसरा पकड़ लिया, चौथा निकल करके आ गया। ये कंटिन्यूसली बैक टू बैक जो घोटाले हो रहे हैं, पहले धान के घोटाले, शराब के घोटाले, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव घोटाले थे, अब ये बैंकों में सरकारी पैसे के भी घोटाले आने शुरू हो गई। 12 साल से इनकी सरकार है देश और हरियाणा प्रदेश में, आज भी ये पुरानी बातों को पीट रहे हैं। 2001 के घोटाले बता रहे हैं, 2002 के घोटाले बता रहे हैं, लेकिन इनको शायद ये नहीं पता कि 2001 और 2002 में भी इन्हीं की सरकार थी, केंद्र सरकार में यही करते थे, हरियाणा प्रदेश में भी इन्हीं की सरकार थी, हुआ करता था, ये राज करते थे यहाँ पर, और वो अपने ही घोटाले भी गिना रहे हैं, अपने ही घोटाले भी बता रहे हैं, कांग्रेस के भी बता रहे हैं। अरे भैया, आप 12 साल कंटिन्यूसली बैक टू बैक हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आपके घोटाले निकल रहे हैं, और फिर आप उसके ऊपर जो ना लिपा पोती करके कुछ व्यक्तियों को पकड़ करके, कुछ घोटालों को पकड़ करके आप लिपा पोती करते हैं। जहां भी देखो एक वो वाला चुटकुला होता है हमारे हरियाणा प्रदेश में कि जहां से भी छेड़ोगे वही घोटाला निकलेगा। तो वो हाल आज हमारे हरियाणा प्रदेश का रमनू वाला हाल हो गया है कि जहां से भी उसको टोकोगे वही उसमें कमी निकलेगी। आप किसी भी चीज को उठा करके देख लो, घोटाले मिलेंगे, आप हर पत्थर के नीचे मिलेगा जिसको भी छेड़ोगे। और इसका स्पष्ट रूप से रीजन यही है, जैसे सुरेश रोड ने भी कहा, हमारे जो प्रद्युमन जोशीला ने भी कहा, और मैं भी उसका 100% समर्थन करता हूं कि भय नाम की चीज नहीं, और भय बगैर शासन नहीं भैया,
वो जो खत्म हो चुका है। लोग डर नहीं रहे हैं, खुलेआम काम करते हैं, क्योंकि इनको अब ये पकड़ेंगे, पकड़ लिए अंदर डाल, जमानत ले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, 10, 20, 5 करोड़ खर्च करेंगे, फिर उनका 50 करोड़ 100 करोड़ कमाने की इनको छूट दी जाती है। और यही रीजन है कि शासन का जो भय होता है, शासन का जो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, वो कहीं ना कहीं हरियाणा प्रदेश में खत्म हो चुका है। एक अंधी बहरी सरकार चल रही है। ओके, आपके पास में लौटूंगा आपके पास में। रेडू साहब, हमारे साथ प्रद्युमन जी लगातार बने हुए हैं। अब जोशीला साहब, क्या मानकर चलो हरियाणा में बात कोऑपरेटिव बैंक्स की हो या फिर प्राइवेट बैंक्स की हो, मॉनिटरिंग कमजोर है क्या? तो निश्चित रूप से कमजोर है। हम बार बार देख रहे हैं कि जो सोसाइटियों में भी लोग पैसे जमा कराते हैं और उन सोसाइटियों को परमिशन भी प्रदेश की सरकार देती है, सहकारिता डिपार्टमेंट भी आती है कई, वहां भी घपले घोटाले हो रहे हैं। हम आए दिन देख रहे हैं कि लोग चंद लालच के चक्कर में या कुछ एक नजदीकी के चक्कर में, क्योंकि वो इंटरेस्ट थोड़ा हाई दूसरे बैंकों से ज्यादा दे देते हैं, उस चक्कर में जाकर के वहां पैसे जमा करा देते हैं। और फिर आए दिन ये खबरें बढ़ती हैं कि फला सोसाइटी भाग गई, उसका मालिक भाग गया, उसको फिर ढूंढते फिरते रहते हैं। बहुत से मुकदमे चल रहे हैं, यहाँ तक कि कई मुकदमे तो ग्रीवेंस कमेटीज की मीटिंगों में चलते मंत्रियों के सामने, और वहां भी वही डेट पर डेट, तारीख पर तारीख उसका समाधान तब तक होता है, जब तक होता है तब तक लोग लूट पीट चुके होते हैं। प्रदेश की सरकार को और केंद्र सरकार को एक ऐसी पॉलिसी बढ़ानी चाहिए कि एक तरफ तो आप कैशलेस इंडिया, कैशलेस हरियाणा की तरफ लोगों को ले जा रहे हो, और दूसरी तरफ इसके घपले घोटाले जहां भी लोग अपना पैसा जमा करा रहे हैं वहां उनको आए दिन इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। सरकारों को सख्त से सख्त कदम उठाने की जरूरत है, और जनता का जो पैसा है, चाहे वो सरकारी पैसा हो, वो भी जनता की टैक्स का है, जनता द्वारा दिया गया है, और चाहे निजी पैसा है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। और अगर कोई घपला घोटाला हो गया है तो वो एक बार तो गलती हो सकती है। अब हमने मान लिया कि 590 करोड़ का हो गया, लेकिन उसके तुरंत बाद ये कोटक वाला आ गया, और जो ये दोनों बैंकों में हुआ है, हरियाणा प्रदेश की जनता में से 1% लोगों को भी इन दोनों बैंकों के नामों का नहीं पता मिलेगा। ये भी मैं आपको एक बड़ी गंभीर बात बता देता हूं। तो ऐसे बैंकों में या इस तरह की संस्थाओं में पैसा क्यों जमा करवा रही है सरकार? कम से कम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदेश की सरकार की होनी चाहिए। ये जनता ये पैसा ना नायब सिंह सैनी का है, ना नरेंद्र मोदी का, ये देशवासियों का या प्रदेशवासियों के टैक्स का पैसा है, जिससे सरकारें चल रही हैं। सरकारों को सख्त से सख्त और भय का एक माहौल, भय का मीन्स ये नहीं है कि किसी को आप थ्रेट दो, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि सरकारों का अपना एक रोब होना चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी एक रोब होना चाहिए, अधिकारियों में एक भय होना चाहिए, कर्मचारियों को ये लगना चाहिए कि अगर आपने कोई गलत काम कर दिया तो फिर सरकार आपको बख्शेगी नहीं। 1 करोड़ 2 करोड़ 5 10 करोड़ छोड़िए, यहाँ तो सैकड़ों करोड़ में हो रहा है घोटाला। जिन्होंने घोटाला किया उनकी हिम्मत देखिए आप कितनी बड़ी है। और ये तो सिर्फ 2 घोटाले उजागर हुए हैं। अगर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार सही ढंग से हर विभाग की मॉनिटरिंग करेगी तो सबके सामने सच्चाई बाहर आ जाएगी। क्या पता और भी इससे बड़े भी घोटाले मिल जाएं। हाँ, इस चीज में मैं एक बात और भी मानता हूं, और जो बड़ी कड़वी सच्चाई, और भारतीय जनता पार्टी के मैं जिस भी डिबेट में बैठता हूं, अक्सर बीजेपी के प्रवक्ता कोई भी बैठ जाए, वो सिर्फ यही कहते हैं कि कांग्रेस राज में ये हुआ, पुराने राज्यों में ये हुआ, हम ये कर रहे हैं। अगर कांग्रेस राज में सब कुछ ठीक होता तो लोग बीजेपी को क्यों वोट देते? भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए तो लोगों ने चुना कि कांग्रेस राज में, चाहे वो अन्ना हजारे की मूवमेंट थी या उसके बाद स्वामी रामदेव की मूवमेंट चली, जिसमें तरह तरह के घोटाले पब्लिकली जो है लोगों के सामने आए, और आज उन घोटालों में चाहे कोल घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, आज कहां क्या है, कितने लोगों को सजा हुई, वो भी सबके सामने है। अगर कांग्रेस या जो दल सत्ता में रह चुके हैं वो इतना ही बेहतरीन काम करते तो फिर लोग बीजेपी को वोट क्यों देते? बीजेपी के प्रवक्ताओं को पुराने राज्यों में क्या हुआ उस चीज को भूल करके। ठीक है जोशीला साहब, मैं ठीक है जोशीला जी आपके पास लौटूंगा एक फाइनल कमेंट के लिए जरूर। अभी फिलहाल वैशाली जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, और वैशाली जी, अब मैं आपसे 750 करोड़ के घोटाले के बारे में तो नहीं पूछूंगा, जैसा कि आपने भी कहा कि अब आप बात नहीं करेंगे पिछली चीजों के बारे में, लेकिन मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि अभी फिलहाल जो 18 सरकारी विभागों का जो पैसा 590 करोड़ रुपए था, अभी आने वाले समय में इनका ऑडिट आप किस तरीके से मजबूत करेंगे?
और इस तरफ क्या कदम आने वाले समय में उठाए जाएंगे आपकी तरफ से कि भाई सरकारी बैंक में या प्राइवेट बैंक में अगर मैं अपना पैसा जमा कराता हूं तो वो सुरक्षित रहे? देखिए बसंत जी, मैंने ये कहा कि जो कांग्रेस के सरकार के इतने घोटाले हैं मैं उनके विषय में नहीं बताना चाहूंगी। मैं अपनी और सरकार बड़ी के विषय में समझदारी बात के करना साथ आपने बताया, उसके बाद आपने कहा चर्चा नहीं करना चाहूंगी इस बारे में। जी आगे बताइए। दूसरी बात रही पत्रकार बंधु की भी। पत्रकार बंधु ने कहा कि कांग्रेस के सरकार के समय की बात ना करें। हम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते, हम तो इवन बात ही नहीं करना चाहते। हम तो कार्यनीति में विश्वास रखते हैं। आप देखिए कि जिस तरह से घोटाले हुए, क्या कोई देर लगी हो, किसी को ये कहा गया हो कि ये प्रोसेस है, सरकारी प्रोसेस है, प्राइवेट प्रोसेस है और मतलब इस पर कार्रवाई होगी, कार्रवाई का प्रोसेस है और उसको डिले कर दिया गया। पिछली बार की तरह से नहीं कहा ना, काम किया तो वो सारी चीजें सामने आई। ठीक है, मैंने फिर से कहा जब एक प्रोसेस होता है, एक गवर्नमेंट का पार्ट होता है, गलतियां होनी जायज होती हैं। गलतियां बिल्कुल ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता, गलतियां होती हैं, बट उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको इतनी त्वरित तरीके से काम करना और उसको इस तरह से रिकवरी करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। अब आप उनका क्या करिएगा जो इस तरह की अपब्रिंगिंग लेकर पैदा हुए हैं, जिनका काम ही शुरू से यही चल रहा है, उनका क्या करिएगा? धीरे धीरे उनको पकड़ रहे हैं, 12 लोगों को जेल में डाला है, ईडी इतनी जगह छापे मार रही है और उन पर कितनी सख्त कार्रवाई हो रही है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो यहां तक कि अगर कोई भाजपा से भी जुड़ा व्यक्ति है उस पर भी त्वरित कार्रवाई हो रही है। ये जितने घोटालों की जानकारी अगर सामने आ रही है, मीडिया आज चर्चा कर रही है, पत्रकार बंधु आज चर्चा कर रहे हैं, एनालिसिस हो रहा है, हम चर्चा कर रहे हैं, हम उसकी जवाब दे रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि उसको भाजपा सरकार सबके सामने लेकर आई है, सबके सामने उसको प्रस्तुत किया और उस पर काम कर रही है। जब इतने बेहतर तरीके से काम कर रही बात नायब सिंह सैनी जी की, सरकार में अगर उनकी पकड़ ना होती, अधिकारियों पर उनका इतना रोब ना होता जो बैठकर यहाँ कहते हैं, देखिए सौम्य होना अलग बात होती है। सौम्य तो श्री कृष्ण भगवान भी थे, कभी आपने देखा उनके चेहरे से मुस्कान गायब हुई, लेकिन वो दूसरी तरफ सुदर्शन भी रखते थे। अगर वो मुस्कुराते रहते थे वो इसलिए नहीं, बिना मतलब के रोब बनाने से कुछ नहीं होता। रोब कार्यों में दिखना चाहिए, रोब व्यवहार में नहीं दिखना चाहिए। वो अगर इतने सरल व्यवहार के हैं, इतने सौम्य व्यवहार के हैं कि जिस तरह से आपके पास में लौटूंगा, प्रतिक्रिया सुरेश रोड जी से मैं लेना चाहता हूँ। रोड साहब की प्रतिक्रिया पहले भी रहेगी। जी रोड साहब बताइए। काम कर रहे हैं हाँ, किस तरह से बसंत जी मैं कहने लगा था कि घोटाला होती 24 घंटे में रिकवरी हो गई। ठीक है वैशाली जी, मैं आपके पास में लौटूंगा आखिरी कमेंट के लिए। हाँ बताइए। जी बसंत जी, मैं कांग्रेस के ऊपर लगे हुए आरोपों के ऊपर स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं उन्हीं नरेंद्र मोदी और आज के माननीय प्रधानमंत्री के विषय में एक बात बताना चाहता हूं। 2014 में वो कुरुक्षेत्र में लोकसभा में चुनाव प्रचार करने के लिए आए। हमारे तत्कालीन नेता जो कांग्रेस पार्टी में थे, श्री नवीन जिंदल पूर्व सांसद थे, उनके विषय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑयल घोटाले के बारे में बढ़ चढ़कर बात कही कि कांग्रेस पार्टी में इतना बड़ा घोटाला करने वाले नेता नवीन जिंदल जी जैसे बैठे हैं, जिन्होंने कोयले के नाम से सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन ऑयल घोटाले के बारे में जिक्र हुआ उस दिन से लेके श्री नवीन जिंदल जी को पार्टी में कोई पद नहीं दिया गया, कोई उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई। और श्री नरेंद्र मोदी जी जो अपने मुंह से इतना बड़ा आरोप लगा रहे थे, उन्होंने उन नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके लोकसभा का टिकट देके भेजा। ये भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शिता का उदाहरण है। नरेंद्र मोदी समय की कमी है सर, समय की कमी। जी हाँ, दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, दावे के साथ कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने श्रीमती सोनिया गांधी जी से, हमारी नेता से माफी मांगनी पड़ी थी। एक बार उन्होंने आरोप लगाया था कि स्विस बैंक में आता है, इसी बात के लिए माफी मांगनी पड़ी। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी की यह बाइट आपको मीडिया पर मिल जाएगी। चलिए ठीक है। विजेंद्र रेड्डी साहब हमारे साथ हैं। सर आखिरी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा, केवल 30 सेकंड। नहीं सर, अभी फिलहाल समय की बहुत कमी है। रेड्डी साहब केवल 30 सेकंड। जी 590 करोड़ का आईडीएफसी का घोटाला, कोटक महिंद्रा का घोटाला, पंचकुला नगर निगम का घोटाला और एक यूनिवर्सिटीज का भी घोटाला चला हुआ है आजकल। इसके बाद जो मिड डे मील का घोटाला भी आया था,
तो घोटाले के बाद घोटाला आता है, तो ये घोटालों की सरकार है। घोटाला जहां तक रोब की बात हम कर रहे थे, रोब का मतलब है गलत काम करने से अधिकारी कर्मचारी डरे, और अच्छा काम करने वाले को सम्मानित भी किया जाता है, करना भी चाहिए। लेकिन गलत काम करने वाले का जब डर निकल जाता है और खुल करके गलत काम करते हैं, तो उस टाइम कहा जाता है कि ये सरकार जो है ना रोब मुक्त हो चुकी है, और इसका प्रशासन पर, जनता पर किसी प्रकार का कोई रोब नहीं रहा है। यही ठीक है रेड्डू साहब, ओके ठीक है रेड्डू साहब। प्रद्युमन जोशीला जी, केवल 30 सेकंड सर, एक आखिरी कमेंट चाहूंगा आपसे, उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता का एक आखिरी कमेंट, फिर वाइंड अप करना होगा। जोशीला साहब। देखो, मुख्यमंत्री जी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन अफसरों पर अपना कंट्रोल बनाए रखें। प्रदेश की कानून व्यवस्था से लेकर के और जहां जहां जो भी कमियां नजर आ रही हैं, उनकी तरफ तुरंत प्रभाव से उनको काम करना चाहिए। और मेरा बीजेपी हाईकमान को भी एक सुझाव ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बड़ा भारी बोझ है, क्योंकि वो कई महकमों के मंत्री हैं। इसके अलावा उनको पंजाब चुनाव, कभी बंगाल चुनाव, कभी बिहार चुनाव, कभी कहीं उनको भेजा जा रहा है बार बार। तो उनको हरियाणा तक अगर सीमित रख दिया जाए, वो हरियाणा पर ही फोकस करें। ठीक है जोशीला साहब, एक फाइनल कमेंट बीजेपी प्रवक्ता से मैं लेना चाहूंगा, उसके बाद वाइंड अप करना होगा। जी तोमर जी बताइए। देखिए, मैं आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बसंत जी, जनता को बताना चाहती हूँ कि जो है सिस्टम को रिफॉर्म किया गया है। प्राइवेट बैंक से अकाउंट हटाकर नेशनलाइज्ड बैंक में शिफ्ट किया गया है। मॉनिटरिंग और ऑडिट को स्ट्रिक्ट किया गया है। फ्यूचर में ऐसा ना हो, इसके लिए सिस्टम को टाइट किया गया है। गलती हुई है अगर कुन्हीं लोगों से, उनको पकड़ा गया है, उनको जेल भेजा गया है, सीबीआई की जांच हो रही है, और ईडी ने कितने लोगों को पकड़ा गया है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस है। और नायब सिंह सैनी जी के बारे में जिस तरह से बैठकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को तो देश जानता ही है, मैं उनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगी कि जन सेवाएं निरत है, सदा धर्म मांगे, स्थिति सुबह, नायब सैनी, नृपोशिमान, हरियाणा से विकास कृत है। जिस तरह से वो हरियाणा का विकास कर रहे हैं ना, ये अपने आप में काबिल। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। जी दिल इंसियार हरियाणा को समय आपने दिया, और अब सीबीआई को जांच सौंपने की बात कही जा रही है। सारे वो अपराधी जिसने उन पर आरोप लग रहे हैं, सारे वो अपराधी जिसने दोष किया वो मौन है। देखने की बात होगी कि जब सीबीआई अगर जांच इस पूरे मामले की करती है तो कौन कौन होगा जो कटघरे में खड़ा होगा, ये फिलहाल आने वाला समय बताएगा। फिलहाल वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं।